हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं एक आज नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसका टॉपिक मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टॉपिक है इंडियन रुपी हिट्स ऑल टाइम लो, फोकस ऑन इकोनॉमी सेज अपोजिशन पार्टीज। तो ये एक वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है, जो वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लो होती जा रही है। इसके कई रीजन्स हैं। इन्फ्लेशन है, वॉर है, तेल के प्राइस में हाइक होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे, फिर इस बारे में बात करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड, आइए देखना स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है। एक डॉलर को एक्सचेंज करके आज के समय आपको मिलेगा 77.40 इंडियन रुपीज। ना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कम है और डर ये है कि अभी तो बस शुरुआत है। जो स्टेप्स यूएस ने लिए हैं, जो ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन है, अभी तो देखिए रुपी और ज़्यादा गिरेगा इन द नियर फ्यूचर। और ये देखकर हमारे देश में जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, ये टारगेट कर रही है गवर्नमेंट को कि रुपये को तुम संभाल नहीं पा रहे, वाई डोंट यू फोकस ऑन द इकोनॉमी। यहाँ पर आप देख पाओगे फोकस ऑन द इकोनॉमी, ये यहाँ पर कहा है राहुल गांधी ने। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर यह भी प्रेडिक्शन कर रही है कि जिस तरीके से पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, बहुत ही जल्द रुपये भी पर डॉलर 100 रुपए के ऊपर चला जाएगा। हालांकि इसमें कई साल लगेंगे। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आईएमएफ के डेटा के हिसाब से अगर आप उस डेटा को स्टडी करें तो एक डॉलर 94 रुपीज़ हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। मोस्ट प्रॉब्ली 2028-29 के आसपास तक ये होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। मगर जो समीकरण बन रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जिस तरीके से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर जो इंक्रीज है इंडियन रुपी में ये कुछ साल पहले ही हो जाए, ये 2027-28 के आसपास ही हो जाए। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि रुपी बेसिकली गिर क्यों रहा है, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट। उसके अलावा सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इकट्ठा ही हो रहा है। रुपी गिर रहा है, साथ में स्टॉक मार्केट भी गिर रही है, साथ में हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये भी 600 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया। व्हाट इज हैपनिंग सडनली, ये इकट्ठे झटके इतने सारे क्यों लग रहे हैं हमको ना। ये तीनों बातें एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा कि इंडियन रुपी गिर क्यों रहा है, इसके मल्टीपल रीजंस क्या है। देखो, दो मेन रीजन है। पहला रीजन तो यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनली यूएस डॉलर बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। इसकी वजह से ग्लोबली आप देखोगे हर करेंसी में कुछ गिरावट आई है, चाहे वो चाइनीज युआन हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो। दुनिया भर में आप देखोगे हर करेंसी में पिछले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे गिरावट आई है। और जब से यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है उसने ये अनाउंसमेंट करी है कि ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे 50 बेसिस पॉइंट पे, इसके बाद तो हमने देखा है कि दुनिया भर की लोकल करेंसीज और गिरी है। अब यहाँ पर आप कहेंगे वेट, यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है, मतलब कि यूएसए का आरबीआई, जिस तरीके से हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से यूएसए में है फेडरल रिजर्व। तो यूएसए के फेडरल रिजर्व ने रिसेंटली ये बोल दिया कि जो इंटरेस्ट होता है ना अमेरिका में लोन पर, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा 50 बेसिस पॉइंट पर। और जब भी यूएसए का फेडरल रिजर्व ये करता है, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे इसका रीजन क्या है। अगर अमेरिका के बैंक बहुत ही कम ब्याज पर लोन देंगे तो दुनिया भर में आप देखोगे स्टॉक मार्केट उठेगी, इवन अमेरिकन स्टॉक मार्केट उठेगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होगी। ये जो नलका है ये है यूएस बैंक्स और लगातार इन बैंक से लोन के रूप में डॉलर बरस रहे हैं। नाउ जब यूएसए का फेडरल रिजर्व कहता है कि नहीं देखो, अब ना यूएसए में पैसे की सर्कुलेशन कुछ ज़्यादा ही हो गई है, पैसा ज़्यादा ही फैल गया है, आम आदमी पर इन्फ्लेशन भारी हो गई है। अब यूएसए में प्रॉब्लम यही है, यूएसए में आज के समय रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, सब चीज़ महंगी हो गई है, गैसोलीन से लेकर खाने से लेकर मीट, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो फेडरल रिजर्व यहाँ पर बीच में आ गया और इन्होंने इस तरीके से इस नलके पर अभी रोक लगा दी। इन्होंने ये कहा कि अब देखो डॉलर ना आराम आराम से बाहर आएंगे, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जब ये बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जो बड़े बड़े बिलियनियर हैं, जो स्टॉक मार्केट में अंधा पैसा लगा रहे थे, जो डॉलर को बार बार निकाल रहे थे, वो ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर डॉलर क्यों निकालेंगे, वो भी पीछे हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि चलो भैया आप अभी के लिए तो लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे होगा क्या, ग्लोबली दुनिया भर में डॉलर की कमी महसूस की जाएगी। डिमांड तो उतनी है, डिमांड में कुछ कमी नहीं आई, मगर सप्लाई यूएसए ने कम कर दी। तो उसकी वजह से अपने आप डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। और जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो उसके रिस्पॉन्स में जो लोकल करेंसीज है दुनिया भर की, वहाँ पे ऑब्वियसली गिरावट देखने को मिलेगी। और ना सिर्फ लोकल करेंसीज, आप इवन देख लो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं,
बिटकॉइन, एथेरियम, जो भी मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं वहां पर भी 5 से लेकर 6% की गिरावट आई है रिसेंटली। अब देखो, जब भी डॉलर ज़रा स्ट्रांग हो जाता है, डॉलर की डिमांड ज़रा होती है, सप्लाई कम होती है, तो जो विदेशी निवेशक है, ज़्यादातर जो अमेरिकन होते हैं, जो विदेशी निवेशक जो पैसा लगाते हैं भारत में, चाइना में, वियतनाम में, फिलीपींस में, दुनिया भर के देशों में, वो लोग क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लोकल कंट्रीज में ड्रॉप करके सीधा वापस भागते हैं यूएसए में, वहां पर जो उनके मेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको संभालने के लिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडियन स्टॉक मार्केट से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने 6,400 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। सीधा जो भी स्टॉक्स उठा रखे थे उसी रेट पर बेचे, अपने यहाँ पर डॉलर्स उठाए, वापस चले गए यूएसए में, और जो यूएसए में स्टॉक मार्केट है उसको ये संभालने में लग गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो गिरनी शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया की नहीं गिरी, स्टॉक मार्केट चाइना की गिरी है, यूरोप की गिरी है, यूएस की गिरी है। जब भी डॉलर की कमी महसूस की जाएगी, स्टॉक मार्केट भी अपने आप गिरना स्टार्ट कर देगी, और इन द फ्यूचर आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर में और भी ज़्यादा गिरने वाली हैं। ऑफ कोर्स इसमें कुछ और फैक्टर रशिया वॉर के भी हैं, मगर मेन जो यहाँ पर फैक्टर दिख रहा है, इट इज़ लिक्विडिटी क्राइसिस। अगर यूएस डॉलर की सप्लाई को ना रोकता, ग्लोबली कोई मार्केट क्रैश ना आता ना। फिर हम आते हैं थोड़ी सी अपनी गलती पर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बस हमारे साथ हो रहा है, हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है इसका। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, किसी भी करेंसी को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है उसका। आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दो, इंपोर्ट्स कम करो। क्या हमने ऐसा किया है? नहीं। हमारे इस बार एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पर गए हैं, मगर जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उससे भी ज़्यादा हैं। एक्चुअली आप अगर देखो, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये बढ़कर अब 192 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। मतलब कि दुनिया के साथ जब हम व्यापार करते हैं तब इन दी एंड हम 192 बिलियन डॉलर दुनिया में ज़्यादा खर्च देते हैं जितना हम कमा रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो जब हम दुनिया से इतना सब कुछ परचेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी करेंसी मार्केट में जाएगी, और जब एक करेंसी की सप्लाई हो रही है अंधे स्केल पर, कुछ वहाँ पर खास डिमांड है नहीं, तो रुपी ऑब्वियसली गिरना शुरू हो जाएगा। और जो ये ट्रेड डेफिसिट है ना 192 बिलियन डॉलर, ये आप आधा कर सकते हैं, आधे से भी कम कर सकते हैं अगर इंडिया कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। जो क्रूड ऑयल की हमारी डिपेंडेंस है ना, जो हम सऊदी अरेबिया, यूएई, वेरियस कंट्री से हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, 100 बिलियन डॉलर की हमको चपत लगती है इसकी एवरी सिंगल ईयर। मगर ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हम जीरो क्रूड ऑयल परचेज करेंगे, बट कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस हमको कम करनी होगी। रीन्यूएबल सेक्टर पे जितना फोकस करेंगे हम, जितनी इलेक्ट्रिक कार्स परचेज करेंगे, मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स, टेस्ला की बात नहीं कर रहा, जो मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स है वो जितनी हम परचेज करेंगे, ऑयल जितना कम यूज़ करेंगे, धीरे धीरे जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा ये भी कम होगा। अगर यहाँ पे आप ये पूछना चाहते हैं कि आप एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन क्या कर सकते हैं इस सब में, देखिए मेरी ये एडवाइस है, मैं खुद ये एडवाइस फॉलो करता हूँ बाय द वे। मैं कोई कार ओन नहीं करता, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई बाइक नहीं है, कोई स्कूटर नहीं है। मुझे कहीं भी जाना होता है मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता हूँ। ऑल्दो मैं काफ़ी कैपेबल हूँ, मैं आराम से कोई कार परचेज़ कर सकता हूँ, बाइक परचेज़ कर सकता हूँ, बट ये मेरा एक पर्सनल डिसीजन है। मैं कोशिश करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बाइसिकल इसका यूज़ करूँ। ये ऑफ कोर्स मेरा एक पर्सनल डिसीजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, अपनी मजबूरी होती है, उसके हिसाब से उसको नेविगेट करना होता है। मगर फ्यूचर में अगर आपके पास ऐसा मौका आए कि आप अब चूज़ कर सकते हैं, तब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करिएगा कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने की। ऑल टुगेदर आप अगर एक साइकिल पे ही शिफ्ट कर जाते हैं, दैट वुड बी वंडरफुल, उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। और ये कभी मत सोचना कि आप अकेले क्या कर लोगे, बूंद बूंद करके ही सागर भरता है। तो एज सिटीजन्स भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा बहुत कम हो। कुछ असर तो धीरे धीरे इससे लॉन्ग टर्म में आएगा ही। और जो मैंने आपको बात बताई है बहुत बेसिक है, बहुत ऑब्वियस है। ओवर द ईयर्स इस पर कई रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं कि प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टू डबली इम्पैक्ट इंडिया ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत कम हो जाएगा अगर हम अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे चलिए ठीक है सर, आपने एक पॉजिटिव बात कर दी, मगर फॉरेक्स रिजर्व का क्या? जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है ये 600 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया, ये भी क्यों गिर रहा है? अब देखो यहाँ पर भी दो फैक्टर हैं। इस पर बाय द वे मैंने वीडियो बना दी थी। ये जो भी आज के समय हो रहा है इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि दिस विल हैपन। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में मैंने जनवरी 2022 में वीडियो बनाई थी कि इंडिया को आने वाले सालों में पुराने जो बॉन्ड्स हैं उसके 256 बिलियन डॉलर चुकाने हैं। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है इसको हिट लगेगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी कम हो रहा है। हालांकि मैं यहाँ पर कहूँगा कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को अभी डबल हिट लग रहा है।
एक तो हिट लग रहा है कि पुराने बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, दूसरा हिट यहाँ पर यह लग रहा है कि रुपये को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल दिखेगा, रुपी हिटिंग न्यू ऑल टाइम लो सिग्नल्स मोर फॉरेक्स रिजर्व इरोजन। जितना रुपी गिरेगा उसको बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी कोशिशें करेगा उतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिरता रहेगा, 500 बिलियन 400 बिलियन के आसपास। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मान लीजिए सिचुएशन बहुत खराब रहती है तो वहां पर भी फॉरेक्स रिजर्व जा सकता है। अगेन मैं कहूंगा देयर इज अ बिग व्हाट इफ ओवर हियर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व से रुपये को कैसे बचाते हैं हम, देखिए विदेशी मुद्रा भंडार में ज़्यादातर हमारे पास यूएस ट्रेजरी होती है जो हम बेच सकते हैं डॉलर्स में। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं, यूएस के जो ट्रेजरी पेपर्स हैं जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में आपको मिलेंगे बहुत ही बड़ी संख्या में, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं डॉलर्स के रूप में। वो डॉलर जब हमारे पास आते हैं उनसे हम रुपये परचेज कर लेते हैं। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खुद का माल परचेज कर रहे हैं जो हमारे पास सेविंग्स है उससे, ताकि हमारे माल की जो डिमांड है ना मार्केट में ये बनी रहे। तो ये आप कहने को ये कह सकते हैं जुगाड़ है, अनहेल्दी तरीका है ये। ऐसे ही है मतलब कि अगर आपको अपने गाल लाल करने हैं तो टमाटर खा के आप लाल नहीं कर रहे, अपने आप को थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर रहे हो। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम कर रहे हैं, इट इज़ नीडेड। हम रुपये को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं दे सकते। और एक्चुअली इंडियन रुपी बचा भी इसी वजह से है थोड़ा बहुत कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार अभी है। नहीं तो जो पाकिस्तानी रुपये के साथ हुआ था, $1 इक्वल्स टू 187.70 पाकिस्तानी रुपी, या फिर जो श्रीलंकन रुपी के साथ हुआ है $1 में आपको मिलेंगे 360 श्रीलंकन रुपी, या फिर जो बांग्लादेश की करेंसी है टका कि $1 के बदले आपको 86.80 बांग्लादेशी टका मिलेगा। ये हाल हमारा भी हो सकता था अगर हमारे पास बहुत ही बड़े स्केल पर विदेशी मुद्रा भंडार ना होता। तो अभी देखिए शुरुआत है, स्थिति अगर ऐसी बनी रहती है तो इन द फ्यूचर रुपये पे फॉरेक्स रिजर्व पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा कि आरबीआई के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जिसके बारे में हमने बात भी करी है वीडियो में, यहाँ पर सबसे बड़ा कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा, मतलब कि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ मिलेगी। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी डोमेस्टिक करेंसी, या फिर ऑप्शन डी फॉरेन करेंसी एसेट्स। बहुत बार बता चुका हूँ आपको इसके बारे में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर आपका आंसर सही है तो मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर को हार्ड देने की, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि यहाँ पर सही उत्तर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है यूपीएससी कॉम्बो कोर्स में। ये ऑफर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूज कोड PD10 टू गेट डिस्काउंट। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप यूपीएससी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर पाओगे, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अभी देखो क्या होगा कि अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 6 महीने मिल जाएंगे। तो 24 महीने के ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे 30 महीने। तो अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक बार यूपीएससी का अटैम्प्ट देना है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। 24 मंथ का कोर्स है, एडिशनल 6 मंथ्स आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुआ ख़त्म और आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी सीरियस टॉपिक था, जिसको काफ़ी अच्छे से समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। देखिए, अभी जैसे क्या होता है कि जब भी कोई पैंडमिक आती है तो उसके बाद उसके बहुत सारे आफ्टरमाथ होते हैं। जब पैंडमिक आता है तो पूरे वर्ल्ड में अनरेस्ट होता है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, इन्फ्लेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें जिसको हम बहुत ईयर ग्रेजुअली एक्सपीरियंस करेंगे। एक बार पैंडमिक आने का ये सब आफ्टर इफेक्ट हो रहा है। अभी आपको पता ही है रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, उसके वजह से यूएस ने रशिया पे, जो एक ऑयल सप्लाइंग कंट्री है, इस पे क्या हुआ है कि इस पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। ठीक है, अब इस पे सैंक्शन सबको लगा था कि जब रशिया पे यूएस सैंक्शन लगाएगा तो या तो वो वेनेजुला या ईरान से न्यूक्लियर डील कर लेगा ताकि मार्केट में कोई और सप्लायर आ जाए। इसने वेनेजुला पे ऑलरेडी सैंक्शन लगा रखे, ईरान से इनकी न्यूक्लियर डील हो नहीं रही, वो भी सैंक्शन, अब रशिया को भी सैंक्शन लगा दिया। तो कुछ ही जो अब ये क्या होता है, अब कुछ ही ऑयल सप्लाई कंट्री बच गए हैं जो, तो उनकी मोनोपोली चल रही है, वो मनमाने रेट पे ऑयल देते हैं। तो इंडिया की भी इसलिए मजबूरी हो रही है कि रशिया से सस्ते रेट पे ऑयल खरीदे। उसमें भी कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितने तरह से हमारे पास प्रेशर आ रहा है। इंडिया को पता है इस समय कि अगर इंडिया अपना और क्रूड ऑयल परचेज का बजट कम नहीं करता है तो रुपीज़
हमारा और नीचे जाएगा। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस बार हर प्रेशर को झेल के काम कर रही है। आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है कि इतने सैंक्शन लग रहे हैं, आप मत परचेज करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट परचेज कर रही है। क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि हमारा एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बजट तो ऑयल में ही जा रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, सर ने ये बताया कि हर साल हम एक बिग अमाउंट ऑफ बजट अपना ऑयल खरीदने में ही खर्च कर सकते हैं। तो इस इसका जो सॉल्यूशन है वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म, धीरे धीरे हमको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे स्विच करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कर भी रही है। अपने देश में कुछ लोग या बहुत लोग ऐसा मानना है कि जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस इसलिए भी हाई हो रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है लोग स्विच करें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। क्योंकि ऐसे तो हमारे देश में रिजर्व तो है नहीं, हम कहीं और से ले आएंगे तो फिर हम हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे ना। वो जब चाहे प्राइस बढ़ाएं, जब चाहे प्राइस घटाएं, तो इससे हमारे रुपीज़ पे हिट होता है। ये चीज़ तो दिख रही। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि रुपीज़, जब रुपीज़ लो जाती है तो उससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कंट्री की इकोनॉमी पे। भाई सेम सामान खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ा है। आप खुद सोच के देखिए, जो सामान हम पहले खरीदते थे कम पैसों में, उसी सामान को हम आप खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। और हम ज़्यादा जब पैसे दे रहे हैं तो रुपये की जो सप्लाई है वर्ल्ड मार्केट में बढ़ रही है। और जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, नॉर्मल इकोनॉमिक्स का लॉ क्या कहता है कि जब सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है डिमांड से तो उस चीज़ की वैल्यू गिर जाती है। यही हाल हो रहा है रुपीज़ का। भाई जब हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि अब उतने रुपए में सामान आ ही नहीं रहा है, तब हम ज़्यादा दे रहे हैं। जब हम ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर उसकी सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस घट रहा है। और देखिए यूएस कितना, हर कंट्री, यूएस को मैं क्या बोलूँ, हर कंट्री ये काम करता है कि अपने कंट्री के जो करेंसी के को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपने कंट्री में इन्फ्लेशन को इंडिया में भी आरबीआई भी कई तरह के मेजर्स लेती है, क्वालिटेटिव मेजर्स लेती है, क्वांटिटेटिव मेजर्स लेती है। कई बार आरबीआई क्या करती है कि जो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देती है। अब लोन पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो लोग लोन कम लेते हैं। जब लोन कम लेते हैं तो मार्केट में लिक्विड कैश कम आता है। जब मार्केट में लिक्विड कैश कम आता है तो परचेज कम होता है, सामान लोग कम खरीदते हैं। जब लोग सामान कम खरीदते हैं तो डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है। ये चीज़ें एक साइकिल से चलती हैं। और सिर्फ सीधे इसका उल्टा हो जाता है। जब लोगों को लगता है कि नहीं अभी मार्केट में मतलब डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत है या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है तो ज़्यादा पैसा छोड़ते हैं, लोन पे इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, एसएलआर कम कर। तो यही सारी चीज़ें हैं ना। हमें काफ़ी सारे टर्म्स इंडियन में भी आप यूज सब लोगों ने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में। और हमने भी पढ़ा है कि ये सारे जो मेजर्स हैं जो हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक यूज करते, तो यूएस को भी लगा हो कि अब उससे कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है, डॉलर की अगर वैल्यू कम होगी तो उनको लॉस होगा, तो उन्होंने डॉलर को खींचना स्टार्ट कर दिया मार्केट से। अब जब डॉलर को पुल करेंगे तो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ की डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो फिर उनकी कंट्री स्टेबल हो जाएगी। यही सारी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट, ये जो क्या होता है ना कि जो बॉन्ड होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, बॉन्ड का मतलब इंडियन गवर्नमेंट जाती है वर्ल्ड मार्केट में, बोलती है मैं हूँ इंडियन गवर्नमेंट, मुझे इतना ला चाहिए, मैं आपको इतने में रिटर्न कर दूंगा। तो वो जो बॉन्ड है ना वो 10 साल के लिए 20 साल के लिए लिए जाते हैं। तो फिर उनका अब मैच्योरिटी पीरियड आ गया। तो जब मैच्योरिटी पीरियड तो आपको रिटर्न करना पड़ता है विद द इंटरेस्ट अमाउंट। तो अब उनका मैच्योरिटी पीरियड, अब वो रिटर्न कर लेगी, फिर न्यू फ्रेश बॉन्ड इशू करेगी। तो पर उस पे भी जब नया बॉन्ड भी कंट्री इशू करती है तो उस समय देखते हैं कि इस कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व कैसा है, क्या ये फ्यूचर में पे कर सकेगी। तो आपका फॉरेन रिजर्व आपके बॉन्ड के इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आपका फॉरेन रिजर्व बहुत कम है तो लोग आपको जो बॉन्ड आप इशू करेंगे या मतलब आपको से बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोग अनस्टेबल कंट्री मानेंगे। अगर आपके पास अच्छा फॉरेन रिजर्व है तो आपको लोग स्टेबल कंट्री मानेंगे, तो आप कम इंटरेस्ट रेट पे लोग लगेगा हमारा पैसा तो सेफ है। यहाँ सेफ्टी वाली बात आ जाती है। तो चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं कि अब इंडिया जाएगा तो उसके पास अच्छा फॉरेन रिजर्व रहेगा तो भाई कम इंटरेस्ट पे हम ज़्यादा पैसे ले आएंगे। तो अभी ये सारी पैसे जो हम बॉन्ड कुछ पिछले ईयर्स में जो इशू किए तो उनको हम देंगे, पेमेंट करेंगे, फिर हम नए बॉन्ड इशू करेंगे। ये चलता रहता है। हर कंट्री बॉन्ड इशू करती है, यूएस भी करती है, जापान भी करती है, सब कंट्री करते हैं। पर हाँ, जो कंट्री जितनी स्टेबल रहती है, जिस कंट्री की पास जितना अच्छा फॉरेन रिजर्व, जो कंट्री की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग, उनको उतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बॉन्ड इशू करते हैं। बात समझ आए? तो ये सारी चीज़ें। और हमें भी जैसे सर ने बताया कि हमें भी जैसे होता है ना कि हम अपनी कार खरीदे या ऐसा कुछ करें, हमें पता है कि सबको अपने कार में घूमने का शौक होता है, पर कुछ कुछ कट कर सकते हैं हम। सर ने कहा सर सबकी अपनी राय है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर, सेम बात है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि ये चीज़ तो ये है कि आप वॉलंटरी, आपका खुद का मन हो तो आप अगर
5 बार अपने पब्लिक बोल रही हूँ, अपने प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो तो 1-2 बार आप उसमें से 3 बार कर सकते हो, 2 बार आप पब्लिक व्हीकल कर सकते हो। कुछ तो करो, कुछ तो रिडक्शन करो। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो कुछ तो रिडक्शन करो। तो यही सारी बात, क्योंकि देखिए हम ऐसा कहना कि सिर्फ गवर्नमेंट करे, हम कुछ नहीं करें, इससे कुछ नहीं हो, क्योंकि हम भी तो समझ रहे हैं ना चीज़ों को, जान रहे हैं। जब हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम भी एक सिटीजन इस कंट्री में, तो अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई जो आपसे हो सके वो अपनी कंट्री के लिए करना चाहिए। तो हम सबको मिल के इस बारे में सोचना चाहिए और मिल के इस चीज़ के लिए करना चाहिए जो हमसे हो सके। ठीक है, तो आप अगर इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।